Hello friends, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Prep IAS. Friends, आज जो है हम लोग रोज की तरह न्यूज़पेपर की क्लास करने वाले हैं और आज है 24 अप्रैल और वैसे आज बहुत ही खास दिन भी है क्योंकि आज पंचायती राज डे है। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस दिन हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, ऐसे ही पंचायती राज डे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इट इज़ अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं हैं, लेकिन एग्जाम में जो है हर साल दूसरे साल जो है वो पंचायती राज इससे रिलेटेड जो है प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा पंचायती राज डे के बारे में बात करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है आप हमारा फ्री क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो एंड दिस क्रैश कोर्स इज ऑफ 3 मंथ्स और ये कंप्लीटली फ्री है जिसमें हम आपको पूरी कवरेज कराते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन कवरेज कराते हैं हम आपके मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स की कराते हैं। हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं, सीसेट की कवरेज आपको दी जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर और न्यूज़पेपर वगैरह की एनालिसिस आपको हम लोग डेली प्रोवाइड कराते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इतने सारा हाई कंटेंट है, क्या हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी जो है किसी भी तरह का यहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे आपको जो पढ़ाने वाली हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड, इधर दे आर रिपेयर्ड इन इंटरव्यू और दे हैव रिटन मेंस मल्टीपल टाइम्स। आप यहाँ पे देख सकते हो सौरभ जैन सर जो हैं हिस्ट्री की फैकल्टी हैं, उन्होंने 2018 और 19 में इंटरव्यू दिया है। मोहित अग्रवाल सर हैं, सिद्धार्थ कुमार सर हैं, पॉलिटी की फैकल्टी हैं, बहुत शानदार फैकल्टी हैं। यूपीएससी 2014, 16, 17 में जो है मेंस लिखा है और प्रीलिम्स में इन्होंने 2 बार 130 प्लस मार्क्स जो है वो लेके आए हैं। तो इसका मतलब देखिए, आप देख सकते हो रजनी झा हैं और हिमांशु गजेंद्र सर हैं, इनको लगभग 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सीसेट पढ़ाने का। तो इतनी हाईली एक्सपीरियंस्ड और जिन्होंने पर्सनल अचीवमेंट भी देखा है, इस तरह की फैकल्टी अगर आपको पढ़ाने वाली है तो डेफिनेटली देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। सो दिस इज द बेस्ट डील बिकॉज दिस इज फ्री एंड दिस इज फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी इन द फील्ड, राइट। सो इसको आपको ग्रैब करना है और इसका लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ देखिए, वैसे रोज की तरह है आज भी जो है मोस्टली न्यूज़पेपर 80-90% न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो कोविड-19 से रिलेटेड ही हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन की सिलेंडर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है हमारे यहाँ पे, है ना। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो गई है। नासिक में हम लोगों ने देखा कि 24 पेशेंट जो है वो मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट इन द सेक्शन ऑफ कोविड-19 सिलेंडर एंड ऑल दैट, राइट। तो उससे रिलेटेड ही सारी मोस्टली न्यूज़ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम वहाँ से कौन सी न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है उसको अपने लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, पहली न्यूज़ दोस्तों वो यहाँ पे है कि सेंटर अलॉट्स 5 kg ऑफ ग्रेन फ्री टू पुअर। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने एक, हमारे पास स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, और हम लोगों को पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, मार्च के टाइम में वो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन की वजह से जो है लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स, है ना, वो दिल्ली, मुंबई और इस तरह के एरिया को छोड़ के जो है अपने नेटिव प्लेसेस पे गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो है एक सोशल अनरेस्ट भी हो गया था और बहुत सारे जो है माइग्रेंट, जो पुअर पीपल हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उनकी हेल्प करने के लिए सरकार ने जो है उस टाइम पे एक योजना चलाई थी एंड विच इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अन्न योजना मीन्स हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, ग्रेन्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए थी फ्रेंड्स, और ये जो स्कीम है इट वाज अंडर और इट वाज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। सो एक बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट एग्जाम में यहां से पूछ सकते हैं, दैट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज अ पार्ट ऑफ विच मेजर और अम्ब्रेला स्कीम। This is your Atmanirbhar Bharat and it is dedicated only to migrants and the poor. तो ये कब चलाई गई थी? लास्ट ईयर चलाई गई थी, बिटवीन अप्रैल टू नवंबर, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सरकार जो है 5 kg फ्री व्हीट और राइस दे रही थी पर पर्सन पर मंथ। अगर किसी फैमिली में 3 लोग हैं, इसका मतलब उनको जो है 15 kg मिलेगा। तो पर पर्सन पर मंथ 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन, जिसके अंदर जो है व्हीट भी थी, राइस भी थी और चना भी था। 1 kg चना था, 5 kg व्हीट, 5 kg राइस और 1 kg चना।
ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, यहाँ के लिए जो है वीट जो है ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई थी, जबकि जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है लोगों को राइस, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो राइस का यहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है। और किन लोगों को ये दिया जाएगा, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? द हु आर गोइंग टू बी द बेनिफिशियरीज, पीपल हु बिलोंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना जो हमारे पास ऑलरेडी है और प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो हमारे पास हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है उनको अनाज मिलेगा, यानी कि पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अंत्योदय अन्न योजना, इनको आइडेंटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो ये हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरीज हैं, इनको आइडेंटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जितने भी लोग यहां पे होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी। अब ये न्यूज में क्यों है? देखिए, उस टाइम पे लॉकडाउन था, प्रॉब्लम हुई थी, पेंडेमिक था। अभी जो चीज़ें नॉर्मल हो गई थी तो सरकार ने ये स्कीम को वापस ले लिया था, लेकिन फिर से अभी जो है अप्रैल के अंदर जब मिनी लॉकडाउन स्टार्ट हो गए हैं महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में, तो माइग्रेंट्स लोग फिर से अपने नेटिव प्लेसेस में जाना स्टार्ट कर दिया है। उसकी वजह से फिर से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो सरकार ने क्या किया, अभी मई से लेके अप्रैल तो अभी निकल ही गया है, मई और जून, इन 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है 80 करोड़ बेनिफिशरीज को जो है वो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये स्कीम अभी 2 महीने के लिए दोबारा से चलाई गई है, और इसके लिए कितना अलॉट किया गया है पैसा? 26,000 करोड़ आउटले वाज अलॉटेड टू दिस न्यू स्कीम विच इज देयर फॉर द 2 months नाउ। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी जो है कल मीटिंग हुआ था पीएम का, जो है दूसरे सीएम के साथ, सबके साथ मीटिंग हुआ था। उसमें उन्होंने डिस्कशन किया था कि कैसे हम इस कोविड की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्योंकि कमी हो गई है कंट्री में, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का एक्चुअली देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि एक स्टेट से हमारे यहाँ पे जो है वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ, जैसे मान लो महाराष्ट्र से अगर दिल्ली की तरफ अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आने हैं, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं, तो उसको बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम है, और बहुत सारे स्टेट्स में आपस में भी बहुत इशूज़ चल रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई तो सबको चाहिए, पेशेंट तो जो है उनकी जान बचाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो हमने लोगों ने क्या किया, सरकार ने अभी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे जो स्टेट ज़्यादा इंपैक्टेड हैं, वहाँ तक ज़्यादा जल्दी से डिलीवरी हो जाए। और सिर्फ ट्रेन के थ्रू ही नहीं दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स भी जो है इस काम में लगी हुई है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पहले पहुंचने में 12-15 घंटे लगाते थे, अभी वो जो है 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे स्टेप ले रही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कंट्री है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रीब्यूशन के भी इशूज़ भी हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। और स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, जो छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में ही थी। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंट्री में, जिसकी वजह से जो है वो मीटिंग वगैरह बुलाई गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वैक्सीनेशन को लेके भी बात हुआ कि अभी हम लोग मई से जो है 18+ जो भी लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन देना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये ऐसा भी सरकार का मानना है। इंडिया में अभी आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले लास्ट स्टेटमेंट। कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंडिया में अभी जो है, दीज आर ओनली द 2 वैक्सीन विच आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड। कोविशील्ड, इसको कौन बना रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से दिया जाता है, और भारत बायोटेक, जिसको कोवैक्सीन के नाम से दिया जाता है। स्पुतनिक 5 इज द फर्स्ट, दुनिया की पहली जो है एक वैक्सीन है। इंडिया ने जो है अभी इसको भी बोला है कि हम लोग इसको भी एडमिनिस्टर करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 month और 2 months। तो ये रशिया की है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो इन योर एग्जाम दिस लिटिल बिट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यही था इस न्यूज़ के बारे में। सेकंड, थोड़ा सा ये भी वायरस के बारे में ही है, दैट राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन। अब ये यूके स्ट्रेन क्या है, यूके स्ट्रेन क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जो वायरस होता है ना,
उसकी ना वैरायटीज़, वायरस अपनी नई नई वैरायटीज़ बनाता रहता है, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन। यानी कि वायरस इवोल्व्स, जैसे ह्यूमन इवोल्व करते हैं, सारी चीज़ें इवोल्व करती हैं, ऐसे वायरस भी इवोल्व करता है, लेकिन वायरस इवोल्व बहुत बहुत फास्ट करता है, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन। देखिए हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक और वीडियो बनाई थी, अभी 2-3 हफ्ते पहले, सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, इन विच आई एक्सप्लेन्ड what is mutation and how this mutation happens। तो आपको और वेरियस ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएशंस कैसी होती हैं वायरस के अंदर, थोड़ा सा मैंने वहाँ पे डिटेल में मैं गया था। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, उस वीडियो को जाके भी ज़रूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो, जिसमें मैंने म्यूटेशंस के बारे में बात किया था। देखिए वही बात है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को इवोल्व करता है, वैसे ही वायरस भी अपने आप को इवोल्व करता है। वायरस जो है वो कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। और अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग वेरिएशंस पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी जैसे यहाँ पे यूके वेरिएंट की बात करते हैं, तो इट इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ वायरस, और वायरस का नाम क्या है? SARS-2, दिस इज द नेम ऑफ द virus, this is the name of the virus। और what is the name of the disease? COVID-19 is the name of the disease। तो ये इसी वायरस की ही एक नई वैरायटी है जो यूके के अंदर जो है वो नजर आई थी, वहाँ पे इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और अभी इंडिया में भी जो है काफ़ी केस इसके आ गए हैं। दिल्ली में तो ऐसा माना जा रहा है कि जो नए केस आ रहे हैं उसमें से कम 50% जो है वो यूके वेरिएंट है। अब ये यूके वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शियस है एज कम्पेयर टू अर्लियर वर्जन्स ऑफ द वायरस। ऐसी ये जो है एक इंडियन वेरिएंट भी है जिसे कहा जाता है B1617, ये इंडियन वेरिएंट है। ऐसे ही साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी है, ठीक है, जिसे कहा जाता है B1351, साउथ अफ्रीकन। अब इन तीनों म्यूटेशंस में से जो है, तीनों वेरिएंट में से जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस वन। ओके, और जिसके बारे में भी स्टडी चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि जो ये वैक्सीन वगैरह है वो इसके ऊपर काम भी नहीं करती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट या दिस इज द केस। थोड़ा सा आपको म्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए पिछली वीडियो में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने अच्छे से आपको एक साथ उसको एक्सप्लेन किया था। देखिए होता क्या है जनरली दोस्तों, ये जो है एक आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है एक, अगर जैसे ये जो है वायरस है, ये वायरस है, और जैसे ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, ये ह्यूमन सेल है। देखिए होता क्या है, जैसे ये ह्यूमन सेल होता है और यहाँ पे ये वायरस होता है, तो ह्यूमन सेल के ऊपर भी जो है इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं जिसे कहा जाता है रिसेप्टर्स, जिसे कहा जाता है रिसेप्टर्स। और यहाँ पे जो है इसके वायरस के ऊपर भी जो है इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, ये देख सकते हो जहाँ पे ये छोटे छोटे स्पाइक्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्पाइक्स जो है ये ह्यूमन जो सेल का जो रिसेप्टर होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और एक बार जब ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ह्यूमन सेल के अंदर वायरस जो है एंट्री कर जाता है। और एक बार अगर वायरस एंट्री कर जाता है तो ये मल्टीपल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अपनी रिप्रोडक्शन कर लेता है, और इसी रिप्रोडक्शन के टाइम में जो है अलग अलग वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और ह्यूमन सेल के अंदर जो रिसेप्टर होता है वो उसका नाम है ACE2। लास्ट उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इट्स अ रिसेप्टर जहां पे जाके वायरस अटैच करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज ACE2, बहुत ज्यादा न्यूज में है। इट्स द रिसेप्टर फॉर द वायरस, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। सेकंड जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो आती है जुडिशरी से। देखिए मिस्टर जो अभी प्रेजेंटली जो CGI थे हमारे मिस्टर बोबडे, ठीक है, उनका टेन्योर ओवर हो गया है, उनका टेन्योर ओवर हो गया है, और नए जो CGI हैं वो अभी रमन्ना, वो अभी अपना जो है वो स्पेस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, तो इनका टेन्योर ओवर हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी जो नया जो आएंगे, एंड हिज नेम इज NV रमन्ना। NV रमन्ना, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि एक नए CGI को कम से कम जो है 3 साल के लिए अपॉइंट होना चाहिए। अब ये CGI तो चलिए ठीक है, तो इसके रिलेटेड देखिए न्यूज़पेपर का यही मैजिक है। अगर आप न्यूज़पेपर को तरीके से पढ़ोगे ना तो आप सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, आप उसकी आसपास की चीज़ें, उसकी बैकग्राउंड, उसका सिग्निफिकेंस जानने की भी कोशिश करते हो। दैट इज़ वाई आई कंटिन्यूसली से दैट इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर प्रॉपरली, हाफ ऑफ योर प्रेपरेशन इज डन। So this particular article is not only about the
tenure of the CGI or appointment of the new CGI. This is also about other related concepts. जैसे जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, ट्रांसफर कैसे की जाती है, ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। जब इसमें एक अटॉर्नी जनरल वर्ड आपके सामने आया था तो आपको ये पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है। ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए इन चीज़ों को जानने की। सिर्फ आर्टिकल पढ़ के आप आगे निकल जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे जो भी टर्म्स आपको मिलती है, जैसे अटॉर्नी जनरल आपको मिला वर्ड, जैसे कोलेजियम सिस्टम आपको मिला वर्ड, है ना, फर्स्ट जजेस केस, थर्ड जजेस केस, तो आपके अंदर इतना क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि जाके थोड़ा उसको गूगल करिए कि है क्या ये थर्ड जजेस केस, ये कोलेजियम क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे ये फिट होता है। ये चीज़ें जब आप करने लगोगे ना तो आपके प्रिपरेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और जो मैच्योरिटी लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आंसर लिखने की कैपेसिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की, इट वुड इंक्रीज मैनी फोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और जब भी आप न्यूज़पेपर के एनालिसिस पढ़ो, यहाँ पे चैनल पे आओ, इन वीडियोज़ को देखो, तो ऑलवेज हैव अ नोटबुक विद यू। ठीक है, देखिए सिर्फ सुनने आपने आधा घंटा 45 मिनट इसको सुन लिया और उसके बाद आप चले गए तो यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इवन 10%, एंड आफ्टर 1 वीक it would be completely vanished from your minds. So it's better to have a notebook with you. आप नोटबुक के साथ बैठें, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो आप थोड़ी सी वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। सो दैट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो वो आपने करना है, नोटबुक लेके बैठना है। कल से जब भी हम लोग न्यूज़पेपर के एनालिसिस करेंगे तो यू शुड ऑलवेज हैव अ नोटबुक। और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि कौन कौन लोग जो है वो नोटबुक लेके बैठे थे और कौन कौन से लोगों को जो है ये जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे इसको किस तरह से आप लोग रिसीव कर रहे हो। ठीक है, देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है एक सिस्टम के थ्रू जिसे कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम, जिसे कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दोनों के अंदर होता है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोलेजियम सिस्टम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ लिटिल बिट ओनली। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम के अंदर जो है एक सुप्रीम जो हमारे सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब जब भी किसी जज की अपॉइंटमेंट करनी होती है या किसी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करनी होती है या हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना होता है, सो इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो इट कैन ऑल्सो बी अ स्टेटमेंट इन प्रीलिम्स एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसमें आपको बोल सकते हैं कोलेजियम सिस्टम डिसाइड्स ऑन अपॉइंटमेंट ओनली। नो, दैट स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट। Collegium system decides on appointment and transfer as well. ओके, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर एज वेल। तो होता क्या है इस कोलेजियम सिस्टम के अंदर, जहां पे सीजीआई बैठता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं, वो कुछ नेम्स होते हैं, कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ जजेस हो सकते हैं जिनको प्रमोट किया जाना है या जिसको अपॉइंट किया जाना है, उनके नाम जो है वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर थोड़ा सा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह का वो करती है और थोड़ा अपने तरीके से डिसीजन लेती है, और वो नाम जो है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम अप्रोप्रिएट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नाम क्लियर कर देती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनके नाम में कुछ प्रॉब्लम है या उनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो नाम जो है वो दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए भेजते हैं कोलेजियम को। लेकिन अगर कोलेजियम ने देखो वो नाम चेंज कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर नाम चेंज नहीं भी किए, स्टिल गवर्नमेंट इज ओब्लाइज्ड टू अपॉइंट द सेम जजेस। यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था सिस्टम? एक्चुअली सिस्टम तो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअली जो प्रेजेंटली अभी चल रहा है दैट सिस्टम वाज अ बर्थ ऑफ 3 जजेस केस विच हैपेंड इन द 1998। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 3 जज केस कब हुआ था। कोलेजियम सिस्टम के बारे में आपके पूछ सकते हैं, दे कैन गिव यू डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट सीजीआई प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो कोलेजियम सिस्टम के बारे में पहले भी एक आर्टिकल आया था, उसके बारे में तब भी मैंने बात किया था, आज भी मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी इस तरह की कोई न्यूज़ आएगा तब भी बात करूंगा। लोग दैट इज़ द मैजिक ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एक चीज़ आप ना बार बार पढ़ते रहते हो तो आपके दिमाग में वो अच्छे से आ जाती है। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब इसमें एक जो है अटॉर्नी जनरल का भी जो है डिस्कशन हुआ है थोड़ा सा। तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। पहले तो आपका ये पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी पोस्ट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बिकॉज दिस इज मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 76 एंड पार्ट 5। छोटी छोटी स्टेटमेंट आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स। Article 76 and Part 5 deals with the Attorney General. Attorney General is the highest law officer of India. और ये लीगल एडवाइजर होता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लीगल एडवाइजर मतलब अगर सरकार को कभी भी कोई डिसीजन लेना हो लॉ से रिलेटेड, कोई अगर एडवाइस चाहिए होती है तो वो इससे ही ली जाती है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो भी अटॉर्नी जनरल ही करता है। अटॉर्नी जनरल का जो लेवल होता है दैट इज इक्वल टू द मिनिस्टर्स जैसे, और एंड अटॉर्नी जनरल कैन सिट इन द पार्लियामेंट एज वेल। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर बिल ऑल्सो, बट अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव पावर टू वोट ऑन अ बिल। वोट नहीं कर सकते, बैठ सकते हैं, डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल उसको ही बनाया जाता है, उसी पर्सन को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होती है। और इनको प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, लेकिन इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। वैसे भी लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल का पूरा सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी अपॉइंटमेंट क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, पावर्स क्या क्या होती हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ऑल यू शुड नो अबाउट द अटॉर्नी जनरल एज वेल। तो ये आपका थोड़ा पॉलिटी वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया है आज। चलिए अगली जो न्यूज हमारे पास आती है दैट इज अबाउट द म्यांमार, एंड म्यांमार इज आवर नेबर, सो दैट इज व्हाई दिस न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। So what is happening in Pakistan, what is happening in Afghanistan, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Bhutan, it becomes important to us. Why? Because they are our neighbors and we are direct stakeholders there. Are you getting this point? चलिए, तो म्यांमार में क्या हो रहा है? म्यांमार में हो रहा है भैया आजकल मिलिट्री कूप। कूप का मतलब ये होता है कि जब कोई एक लेजिटिमाइज्ड जो वहां पे सरकार होती है उसको हटा दिया जाता है बाय फोर्स, और जनरली ये इलीगल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कूप इलीगल ही होता है और मिलिट्री की हेल्प से होता है। जैसे मान लो आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर कल कोई इंडियन आर्मी मिलिट्री को लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो उनको अगर हटा दें फोर्सफुली, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, इट्स अ मैंडेट ऑफ पीपल। लेकिन अगर आर्मी उसको ज़बरदस्ती अगर हटाने लगेगी तो इट इज़ कॉल्ड कूप। थोड़े टाइम पहले जो है यही कूप जो है टर्की में भी एक कोशिश की गई थी कूप करने की, पाकिस्तान में भी 2-3 बार कूप हो चुका है, पहले मिलिट्री कूप, है ना। अभी ऐसा ही मिलिट्री कूप जो है वो म्यांमार के अंदर भी हुआ है। उसकी वजह से म्यांमार में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा। देखिए म्यांमार इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। सो पिछले 40-50 साल से जो है गवर्नमेंट म्यांमार इज अंडर मिलिट्री रूल, म्यांमार इज अंडर मिलिट्री रूल, ओके। एंड वो कह रहा है कि दैट दिस इज द लेडी आंग सांग सू की, इसका इनका नाम हमें पता होगा। सी इज ऑल्सो नोबल लॉरिएट, 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था बिकॉज शी एडवोकेट्स फॉर द डेमोक्रेसी इन म्यांमार एंड शी इज द अपोजिशन लीडर यू कैन से। इनके फादर वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, उनको कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन, ओके। और तो हुआ क्या, इनको जो है ये जब 1988 में ये जो है, पहले तो ये बाहर ही रहती थी म्यांमार से, 1988 में जब ये म्यांमार के अंदर आई तो इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो लगभग 15 साल तक जो है ये हाउस अरेस्ट रही। हाउस अरेस्ट करने के बाद चलिए वो सारी की सारी चीज़ें हुई, तो 2015 में जो है पहली बार जो है थोड़े से डेमोक्रेटिक वे में म्यांमार के अंदर इलेक्शंस हुए, और इनकी जो पार्टी है NLD, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, वो पावर में आ गई। देखिए आपको लगता होगा पावर में आ गई तो क्या मिलिट्री का रोल खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं अभी भी वो तो अभी भी जो है मिलिट्री के अंडर में ही थी। जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, दे वर स्टिल अंडर मिलिट्री ऑफिशियल्स, ओके। बट यस यू कैन से कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी जो है नवंबर 2020 में दोबारा से इलेक्शन हुए थे म्यांमार के अंदर में,
और जिनमें दोबारा से एनएलडी यानी कि आंग सान सू की पार्टी जो है मेजोरिटी वोट्स के साथ वो जीत गई थी। लेकिन मिलिट्री ने ये बोला कि इन इलेक्शंस में जो है बहुत सारा घपला हुआ है, करप्शन हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से मिलिट्री ने जो इनको हटा दिया और वहां पे कंट्रोल कर लिया। दिस इज कॉल्ड मिलिट्री कूप एंड दिस इज हैपेंड इन व्हाट हैपेंड इन म्यांमार। तो जिसकी वजह से लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए अभी एशियान मीट होने वाला है जकार्ता के अंदर। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल जो है वो है दैट इज मैंडले, ठीक है। और लार्जेस्ट जो सिटी है दैट इज यांगोन, जिसे कहा जाता है रंगून, ठीक है। तो यांगोन में जो है प्रोटेस्ट हुए क्योंकि एशियान मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया के अंदर। अब एशियन क्या है हम लोगों को पहले से पता ही है। एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर ये 10 कंट्री हैं, आप देख सकते हो, फिलीपींस, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता के अंदर है। दीज आर द 10 कंट्रीज अंडर एशियन एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एज वेल। तो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। 8 अगस्त जो है 1967 को इसको क्रिएट किया गया था। हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता। तो हुआ प्रॉब्लम ये है कि अभी एशियान की मीटिंग होने वाली है जकार्ता में, जिसके अंदर म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो आएंगे। तो लोगों का ये कहना है कि क्योंकि आप मिलिट्री लीडर को बुला रहे हो तो दैट्स अ बैड थिंग। इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रूलर्स यू शुड हैव कॉल्ड मिस आंग सांग सू की। अगर आप मिलिट्री लीडर को बुला रहे हो तो इसका मतलब मिलिट्री को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। सो दैट इज वाई पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट दिस मूव ऑफ एशियान मीटिंग। और तो म्यांमार के नेबर्स कौन कौन से है थोड़ा सा ये भी आपको पता नहीं, बिकॉज म्यांमार बहुत सारा न्यूज़ में रहता है। तो थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चाइना। म्यांमार से रिलेटेड एक और आपको पता हो, म्यांमार इज बेसिकली मेजोरली बुद्धिस्ट कंट्री। थोड़े से वहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज़ भी हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, स्पेशली रोहिंग्या मुस्लिम्स, है ना। और रोहिंग्या मुस्लिम्स आपको पता ही होगा। यहाँ पे जो है दिस इज राखिन स्टेट, दिस इज राखिन स्टेट ऑफ म्यांमार, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ से उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है एंड दे आर कमिंग इधर टुवर्ड्स बांग्लादेश और इंडिया एज वेल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर फ्यूचर में डेफिनेटली रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर कोई आर्टिकल आएगा तो मैं आपको रोहिंग्या इश्यूज़ भी कवर कराऊंगा। आपको वैसे पता होना चाहिए कि रोहिंग्या इश्यूज़ क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, दे आर द मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड नाउ एज पर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और वो बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम जो है इंडिया में भी रह रहे हैं, बांग्लादेश में भी रह रहे हैं, तो वो इशू भी वहाँ पे है हालांकि, और जिसकी वजह से जो है आंग सान सू की वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो आती है आरबीआई ट्रिम्स जीडीपी आउटलुक ऑन कोविड-19 वेव। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एसबीआई ने जो है अभी अपने जो जीडीपी के जो आंकड़े थे उनको जो है कम कर दिया है, ठीक है। उनको कम कर दिया है। जो 2021 के लिए प्रोजेक्शन जो है जीडीपी की वो अभी उसने जो है 10% कर दी है। कल भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड द स्मॉल लॉकडाउन्स हेयर एंड देयर, ठीक है। तो वो सब थोड़ी सी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि एसबीआई ने जो है आरबीआई ने अभी क्या किया। आरबीआई ने से जो है, देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ थोड़ा सा पहले। RBI is the banker of the government. Means RBI provides funds to the governments, central government and the state government as well. और वो जो तरीका होता है जिसके थ्रू स्टेट्स और सेंटर जो है वो पैसा ले सकते हैं आरबीआई से, उसको बोलते हैं WMA, वेज एंड मीन्स। दैट इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लेना होता है आरबीआई से तो उसके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है एसडीएफ और दूसरा होता है नॉर्मल WMA। एसडीएफ का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज। तो अगर जैसे मान लो हरियाणा है, अगर हरियाणा को आरबीआई से पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, आरबीआई को अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे और आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी रखेंगे। देखिए सिक्योरिटी कोलेटरल तो जरूरी होता है ना। जैसे हम लोग भी अगर लोन लेने बैंक से जाते हैं तो बैंक को हमसे सिक्योरिटी मांगता है। तो स्टेट जो हैं वो कुछ सिक्योरिटी रखते हैं जो जनरली जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं तब उनको पैसा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट, देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को जो है आरबीआई फ्री में पैसा देता है, नहीं ऐसा नहीं है, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और ये एसडीएफ के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। दिस इज लेस देन द रेपो रेट, दिस इज लेस देन द रेपो रेट।
लेकिन एक बार अगर ये फैसिलिटी जो है स्टेट्स एग्जॉस्ट कर लेते हैं, देन दे कैन हैव मनी फ्रॉम द आरबीआई थ्रू नॉर्मल डब्ल्यूएमए। तो नॉर्मल डब्ल्यूएमए के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट के बराबर होता है। तो पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है कि ज़्यादातर जो स्टेट हैं दे हैव ऑलरेडी एग्जिस्टेड और दे हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड देयर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। तो आरबीआई ने बोला है कि अभी वो नॉर्मल डब्ल्यूएमए से भी ले सकते हैं, अगर किसी के पास सिक्योरिटी है तो स्टिल दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी। तो बेसिकली हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखने की बात कर रही है एसबीआई और जो आरबीआई, सॉरी। और ये जो डब्ल्यूएमए को इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कमिटी विच वाज चेयर्ड बाय मिस्टर सुधीर श्रीवास्तवा, मिस्टर सुधीर श्रीवास्तवा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो जब पैसा लेती हैं आरबीआई से, तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूएमए, वेज एंड मीन्स। डब्ल्यूएमए का मतलब वैसे पूरा होता है वेज एंड मीन्स एडवांस। एडवांस मतलब जब आप पैसा लेते हो आरबीआई से, ठीक है। एंड देयर आर टू वेज, एसडीएफ एंड डब्ल्यूएमए। तो थोड़ा सा मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आपकी जो नोट्स हैं इकोनॉमी वाले, वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा डब्ल्यूएमए के बारे में पढ़ें, बिकॉज समटाइम्स दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द डब्ल्यूएमए एज वेल। बट या थोड़ा सा तो मैंने आपको बता ही दिया है दैट डब्ल्यूएमए इज अ वे थ्रू विच स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे टेक्स मनी फ्रॉम द आरबीआई एंड आरबीआई गिव्स दैट मनी ऑन अ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट ऑल्सो। चलिए देखिए, वैसे तो ये एडिटोरियल है आज का मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज है पंचायती राज डे, और बहुत ही शानदार आर्टिकल आया है द हिंदू में, एडिटोरियल आया है पंचायती राज के ऊपर, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। देखिए देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ गवर्नेंस, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज योर पंचायती राज गवर्नमेंट और द डेमोक्रेसी एट द grassroots, villages and municipalities, right? So we are going to talk about villages first because this was a Gandhian idea. गांधी जी का मानना था कि विलेजेस जो है दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, और जिस दिन विलेजेस जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी एंड दैट इज द ट्रू फ्रीडम। दिस वाज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने और भी कहीं अच्छी बातें बोली थी, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है इस एडिटोरियल की, व्हाट इज प्रोग्रेस, व्हाट इज प्रोग्रेस, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। आपके इकोनॉमी में एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म जिसके अंदर बेसिकली वी फोकस ऑन द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रोग्रेस होती है, दैट इज क्वांटिटेटिव एज वेल, क्वालिटेटिव एज वेल, क्वालिटेटिव ऑल्सो। क्वालिटेटिव मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल्स राइट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो इनका यह मानना है कि अगर इंडिया को रियल प्रोग्रेस करनी है देन वी नीड टू टेक दीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू द ग्रास रूट ऑल्सो, बिकॉज ग्रास रूट पे जो लोग होते हैं दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम बेटर। सो अगर हम उनको अथॉरिटी देंगे, उनको पावर्स देंगे, देन दे कैन मैनेज देयर अफेयर्स इन मच प्रॉपर मैनर। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ओके। सो ये थोड़ा सा आपको मैं बताता था। आज देखिए, आज है पंचायती राज डे, 24 अप्रैल को पंचायती राज डे है, और ये जो पिक्चर यहाँ पे ली गई है, दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम द ट्वीट विच वॉज डन बाय द पीएमओ, ठीक है। तो 2.6 लाख इंडिया के अंदर पंचायत हैं, 2.6 लाख इंडिया के अंदर पंचायत हैं। और आज के समय, आज जो है मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक स्कीम को लॉन्च करेंगे जिसे कहा जाता है स्वामित्व, यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है विलेज एरियाज में उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या अडेप्टेशंस है, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में ये बात करने वाले हैं। पंचायती राज डे की जो शुरुआत हुई थी दैट वाज स्टार्टेड इन 2010 बाय एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2010। 1957 में सबसे पहले जो है पंचायती राज के बारे में बात करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। पंचायती राज जो है इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी डिड नॉट हैव प्रॉपर लॉज एंड द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फॉर दैट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी इन 1957 एंड दिस कमेटी रिकमेंडेड द
डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ऑन द लोअर लेवल. लोअर लेवल मीन्स विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड योर डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है. सो दैट वॉज डन बाय दिस. एंड राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर पंचायती राज सिस्टम वॉज इंप्लीमेंटेड. और 2004 में जो है एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई गई. तो 1992 में जो है हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1992 में, और 1993 में जाके जो है इसको हम लोगों ने एनफोर्स किया. तो 1992 इज अ वेरी लैंडमार्क ईयर व्हेन दिस 73rd अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड. और इसके अंदर हम लोगों ने जो है नए आर्टिकल्स जो है इंट्रोड्यूस किए. आर्टिकल 243 टू 243O मीन्स वो ABCD अप टू O, एंड देयर आर 29 सब्जेक्ट्स विद द पंचायत्स. यानी कि ऑन दीज 25 सब्जेक्ट्स और मैटर्स पंचायत्स कैन make some rules and regulations and they can manage their affairs on these 29 subjects. ठीक है. और ये आपके लक्ष्मीकांत के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है. तो 74th अमेंडमेंट एक्ट भी हम लोगों ने डाला था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, फॉर द म्यूनसिपैलिटीज ऑल्सो. तो यू शुड नो दीज लिटिल बिट डिटेल्स हेयर एंड देयर. ठीक है, क्योंकि पंचायती राज डे है तो आपसे वो पूछ सकता है. देखिए गांधी जी ने एक बहुत ही शानदार कोट दिया था, बहुत ही शानदार थॉट है गांधी जी की अबाउट द पंचायती राज. उनका ये मानना था दैट वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ पीपल. सो ही डायरेक्टली रिलेटेड गॉड विद द पंचायत. एंड गांधी जी वॉज द लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस पंचायती राज सिस्टम. ठीक है. विलेज इकोनॉमी और विलेज सफिशिएंसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे गांधी जी. एंड इन 1884 इन ब्रिटिश इंडिया पहली बार जो है मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट जो है वो उसको पास किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और बाद में तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है. थ्री पंचायती राज सिस्टम, जिसमें जब 1992 में हम लोगों ने उसको पास किया तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पंचायती सिस्टम जो है देयर इज रिजर्वेशन फॉर द वीमेन, 1/3 रिजर्वेशन है वीमेन के लिए है ना. तो वो वीमेन के लिए भी किया जाता है. SC STs के लिए भी वहाँ पे रिजर्वेशन है. 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं वहाँ पे. स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोगों ने बनाया. ठीक है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह. तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होनी चाहिए अबाउट दिस. वाई? बिकॉज दिस वो आज तो पंचायती राज सिस्टम है, वैसे भी एग्जाम में बहुत सारा यहाँ से पूछा जाता है. ठीक है. जो परसों हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने ये शुरुआत की थी इसके बारे में कि USA के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड में जो है 40 वर्ल्ड लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई है. एंड दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज. एंड मोदी जी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड. इवन रशियन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन्वाइटेड. हालांकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका दीज डेज, बट यस स्टिल रशियन प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड. ओके. तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में जो है परसों वाले क्लास में बात कर चुके हैं. तो हुआ क्या, ये आज ये मीटिंग ख़त्म हुई. और जिस मीटिंग में जो है अमेरिका ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली कि हम लोग जो है एक टारगेट रखेंगे 2050 तक, ये 2030 तक. ये थोड़ा सा देखिए इंडिया ने भी अपने अपने टारगेट यहाँ पे रखे हुए हैं. क्योंकि देखिए जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट जो है हुआ था 2015 के अंदर. 2016 के अंदर ये इसको एनफोर्स किया गया था. मीटिंग 2015 में हुई थी. इसके अंदर हर कंट्री ने जो है अपने अपने जो है वॉलंटरी टारगेट्स बताए थे, जिसे कहा जाता है INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. जिसमें जो है इंडिया ने, चाइना ने, सारी कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट बताए थे. लेकिन मिस्टर ट्रंप ने जो है वो बाद में पेरिस अग्रीमेंट से जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया था. Now America was not a part of Paris Agreement, and earlier also America was not a part of Kyoto Protocol as well. ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें हैं. लेकिन मिस्टर जो बाइडेन आए हैं, he wants to be a leader in this movement of climate change and all that, right? So वो सारी की सारी चीज़ें हैं. तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की गई हैं. US ने ये कहा है, मिस्टर बाइडेन ने ये कहा है कि 2050 तक जो है हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन पे लेके आने वाले हैं, स्पेशली अपने पावर सेक्टर को. मतलब हम पावर सेक्टर में रीन्यूएबल एनर्जी का इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि 2050 तक वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज एनी मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो इट्स अ ह्यूज प्रोमिस. नाउ अब देखना यह है कि फ्यूचर में जो नए प्रेसिडेंट आएंगे अमेरिका में, वो लोग इसको कितना फॉलो करते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए तो उन्होंने यही बोला है. उन्होंने ये भी बोला है कि जो
2035 तक जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को कार्बन फ्री कर देंगे। तो आपको सुन के देख लग रहा है कि अमेरिका तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन यूके भी पीछे नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वी आर गोइंग टू कट आवर एमिशन बाय 78% बाय 2030। तो भैया सिर्फ 15 साल ही रह गए हैं, 14 ईयर्स रह गए, तो देख लेते हैं ये भी क्या करेंगे। ठीक है, चाइना इज द नंबर 1 पोल्यूटर इन द वर्ल्ड एंड यूएसए इज द थर्ड वन। और जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, देन यूएसए इज वन ऑफ द टॉप पोल्यूटर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, देखो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप पोल्यूटर, है ना, टॉप 5 के अंदर आते हैं हम लोग भी। लेकिन जब पर कैपिटा पोल्यूशन की बात करते हैं, CO2 एमिशन की बात करते हैं, तो इंडिया जो है सबसे बॉटम में आने वाला है, पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है हमारी। ठीक है, देखिए तो ये सारे के सारे यहाँ पे बड़े बड़े प्रोमिस किए गए हैं और सारी कंट्री ने अपने आप को वो किया है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि हम लोगों ने क्या करना है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना है, यानी कि जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करना है। कीनिया को यहाँ पे जो है स्पेशल तौर से जो है बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया है। लुक, डिस्पाइट बीइंग अ पुअर कंट्री एंड डिस्पाइट बीइंग अ रिसोर्स स्कार्स कंट्री, कीनिया हैज़ टेकन वेरी मोन्यूमेंटल स्टेप्स in terms of renewable energy sources and its uses। कीनिया ने बहुत ज़्यादा जो है अपने वहाँ पे renewable energy sources के लिए और climate change के लिए काम किया है। That is why everybody is praising Kenya and these European and American countries they also expect India and China to do something like that। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इंडिया जो है यहाँ पे, इंडिया is a world leader when it comes to adaptation of the renewable energy sources। इंडिया ने टारगेट रखा है कि 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग 2022 तक जो है हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, और 450 गीगावाट जो है वो 2030 तक करेंगे। एंड इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन दिस डायरेक्शन, वेरी वेल। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में थी। अभी ये जो है एंड हो गया, और ये वर्चुअल मीटिंग था। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में ट्रैवल करना तो पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और न्यूज़ है, कुछ टाइम पहले मैंने इसी चैनल पे जो है एक और वीडियो है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, आपको देखना चाहिए। दैट इज वाज अबाउट स्टारलिंक। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको स्टारलिंक कैसे काम करता है, कैसे स्टारलिंक का यूज़ करके हम लोग दुनिया के किसी भी एरिया में जो है इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं विद मिनिमम लेटेंसी। And it's a very revolutionary thing. It seems like a very sci-fi movie, but yeah, it is going to be reality in future। और कुछ all over the world कुछ एरिया में तो it is already a reality, but yeah, ये टॉपिक स्टारलिंक का नहीं है, बट ये टॉपिक एक कंपनी का है जिसे कहा जाता है SpaceX। Why? Because Starlink is also a कंपनी विच इज रिलेटेड टू SpaceX, क्योंकि ये जो मिस्टर इलॉन मस्क हैं यही दोनों के जो है वो करता धरता है, SpaceX के भी और Starlink के भी। SpaceX का जो फाइनल मोटिव है वो है मार्स के ऊपर लोगों को लेके जाना, टू एस्टेब्लिश अ कॉलोनी ऑफ ह्यूमंस ऑन द मार्स। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द SpaceX एंड इट्स अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो ये अपने रॉकेट्स बनाती है, अपने सैटेलाइट्स बनाती है, उनको लॉन्च भी करती है, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट देती हैं अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, जैसे नासा। और इसीलिए न्यूज़ में है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाते हैं। पहले नासा जो है वो रशिया का यूज़ करते थे, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसे कहा जाता है रोस्कोमोस, it's a Russian space agency and NASA used to take help of Russia to take their astronauts from Earth to the International Space Station। लेकिन अभी नासा ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो SpaceX को देना स्टार्ट कर दिया है। एंड SpaceX has developed a very special kind of launch vehicle which is called Falcon 9। Falcon 9 की खास बात यह है कि दिस इज रीयूजेबल and this is the only private company in the world which has this technology of reusable launch vehicle। मतलब आप एक बार जाके उसको लॉन्च करके वापस धरती पे आ सकते हो, आपको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना। तो ये फाल्कन 9 भी न्यूज़ में रहता है, तो इसका आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी जो है कल जो है 4 एस्ट्रोनॉट को जो है वो SpaceX
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल कंट्रीज़ जिसमें से जो है 5 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, एजेंसीज हैं, नासा, रोस्कोमोस, जाक्सा इट्स ऑफ जापान, ESA ऑफ यूरोप एंड CSA ऑफ कनाडा। इन सब ने मिलकर जो है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और ये धरती के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। वो ऑब्जर्वेटरी के लिए और बहुत सारे रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको वहाँ पे किया जाता है। एंड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। बहुत बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से 24/7 लाइव भी चलता है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना तो ISS से जो है वो लाइव चलता रहता है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एक और जो न्यूज़ यहाँ पे ये पेपर में कवर नहीं है आज के, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि दिस न्यूज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डाउन टू अर्थ, ठीक है। यहाँ से इस न्यूज़ को लिया गया है। अभी चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल के अंदर बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो आते हैं साइक्लोन्स, ठीक है। सो दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूर बे ऑफ बंगाल, साइक्लोन्स आते हैं। लेकिन अभी तक अप्रैल के महीने में, वैसे अप्रैल का महीना इज ऑलमोस्ट ओवर, देर इज नॉट इवन अ सिंगल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। बिकॉज देर इज नो साइक्लोन इन अप्रैल, it means there is a high possibility that cyclones in the next month यानी कि in May would be very strong and very severe। आना तो देखो उनको है ही, अप्रैल में नहीं आएगा तो मई में आएगा, ठीक है। and this is a matter of concern also because the same thing happened in last year as well। in last year there were 2 cyclones, Amphan and Nisarga, and they were super cyclones। they were very severe and very damaging also। और last year this same thing happened, there was no cyclone in the April month and in May में जो है एम्फन और निसागरा आए थे। that is why people and scientist community they are little bit worried about it that they can witness severe cyclones also। why? because cyclones जो होते हैं they depend on the surface temperature, surface sea temperature। it's a topic of geography जिसमें we are going to cover tropical and the temperate cyclones, but there is one condition for the cyclones to happen, that is the surface sea temperature। if surface sea temperature is around 28 degree centigrade and above, वैसे 27 रहता है but yeah 28 degree centigrade and above, then there is a condition or like there is a recipe prepared for the cyclones। तो सरफेस टेम्परेचर आज के समय में जो सी सरफेस टेम्परेचर है दैट इज मोर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स इन मई के महीने में, और जब ये एम्फन और निसार्गा आए थे ना उस टाइम पे सरफेस टेम्परेचर वाज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अभी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने में बहुत सारा साइक्लोन आने वाला है। तो यू नीड टू नो अबाउट दीज साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स होते क्या हैं? साइक्लोन्स आर नथिंग बट द लो प्रेशर एरियाज, लो प्रेशर रीजन्स होते हैं और ये ओशंस पे होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है ओशंस पे होते हैं, लैंड पे नहीं हो सकते बिकॉज दे नीड मॉइस्चर, और इतना सारा मॉइस्चर लैंड पे नहीं मिल सकता, सिर्फ ओशंस के अंदर ही मिल सकता है। ओके तो एंड यू शुड ऑल्सो नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना। वट आर द कंडीशंस, वट आर द सम ऑफ द नेम्स, और मेंस के अंदर आपका ये टॉपिक भी है कि हाउ टू नेम, है ना, भैया नाम कैसे रखा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो दैट इज ऑल्सो देयर, है ना। कभी नेक्स्ट टाइम या कभी भी फ्यूचर में इस तरह का आर्टिकल कवर आएगा तो हम ये सारे की सारी चीज़ें कवर करेंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कवर योर टॉपिक एज अ होल, थोड़ा थोड़ा करके पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। चलिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ने बैठो या हमारी एनालिसिस देखो चैनल पे, तो ऑलवेज हैव अ नोटबुक विद यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यू शुड नोट, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन हैव योर ओन नोट्स इन योर हैंड, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम और जस्ट बिफोर योर एग्जाम यू कैन डू रिवीजन, है ना, इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो वो आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ा नेटवेट से पढ़ लो, तो वो भी आपको क्लास के बाद जो है थोड़ा नेटवेट से देख लेना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।